आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाफ ईयरली पेपर 2023-24 का अर्थशास्त्र कक्षा 11 का मॉडल पेपर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर शुरुआत से लेकर एंड तक आप ये पूरा वीडियो देखना। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आप लोग कह रहे थे कि भैया आप साइंस के तो सारे पेपर ला रहे हो, आर्ट्स के कब लाओगे? तो समाजशास्त्र का मैं पेपर आपको दे चुका हूँ मॉडल पेपर। अब मैं अर्थशास्त्र का पेपर आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं। तो इसका कोड जो है वो ए है बच्चों। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। क्लास 11th का ये पेपर है, यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस लगभग सभी जगह सेम होता है। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। तो यूपी बोर्ड का पेपर है। निर्देश क्या है? बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक कैसे हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका एक विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 13 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 22 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है, तथा 23 से 28 तक विस्तृत या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। यहाँ पर ये 150 होना चाहिए, ठीक है, 1150 नहीं, 150 शब्दों में आप इसका उत्तर देंगे। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, सभी का सॉल्यूशन मिलने वाला हो, चाहे प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, हाफ ईयरली, ईयरली, सारे मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय क्या है? एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय क्या है? तो सांख्यिकीय विधियां। अन्वेषण के समय जब जनसंख्या अनंत हो तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? जनगणना विधि, प्रतिदर्श विधि, ए बी दोनों। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जाना जाता है। दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जाना जाता है, बहुचर वितरण के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद किसी आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल की लंबाई के समान होती है। किसी आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल की लंबाई के समान होती है। आयत चित्र में, तोरण में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। अब इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसी आयत की चौड़ाई वर्ग की लंबाई के समान होती है। आपको सही ऑप्शन बताना है, आयत चित्र में, तोरण में, ए या बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं वहां पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद काफी सिंपल प्रश्न है, अर्थ अंतर चतुर्थक को क्या कहते हैं? यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अच्छे से इसको सॉल्व करो, ठीक है। बिल्कुल साधारण प्रश्न है, तो आपसे बिल्कुल भी ये छूटने नहीं चाहिए। माध्यिका मूल्य क्या है? द्वितीय चतुर्थक, पहला चतुर्थक, चौथा चतुर्थक या तीसरा चतुर्थक। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। अगला है, भारत में आर्थिक नियोजन का काल कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 1974 से शुरू हुआ। ब्रिटिश काल में कितनी भूधारण प्रणालियां थीं? ये आपको बताना है। ब्रिटिश काल में कितनी भूधारण प्रणालियां थी? 2 थी, 3 थी, 1 थी या 4 थी? कमेंट में बताओ। साधारण प्रश्न है, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। इसके बाद विशेषज्ञ दल का गठन कब हुआ? विशेषज्ञ दल का गठन कब हुआ? 1962 में, 1979 में, 1989 में या 2012 में? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, घंटी का आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी मॉडल पेपर, इनके सॉल्यूशन भी हम लगातार लाने वाले हैं। कॉपी पेन पर एक एक पेपर आपको समझाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्तमान किस क्षेत्र में लागू है? ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अंत्योदय योजना 1977-78 का उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों का आर्थिक दृष्टि से उन्नयन करना, यानी कि उनको उठाना। लघु उद्योगों का विकास,
पीने के पानी उपलब्ध कराना या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन। तो सही ऑप्शन आप बताएंगे कि अंत्योदय योजना 1977-78 में जो चलाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था। ABCD में से आप लिख के बताएंगे कमेंट में, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, बाकी स्टूडेंट को भी सही उत्तर पता लग जाएगा। चलो देखते हैं कि अब लिखने वाले प्रश्न कौन से पूछे गए हैं लघु उत्तरीय, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय में। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर ये जो प्रश्न है अति लघु, इनका 25 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 1 से 4 लाइन में इनका उत्तर आप लिख सकते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। कार्य श्रेणी श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछ दिया गया, भारत के 5 बड़े व्यापारिक घराने कौन से हैं। भारत के 5 बड़े व्यापारिक घराने कौन से, उनके मुखिया का नाम आप लिख देंगे, घरानों का नाम लिख सकते हैं। स्थिर विनिमय दर से क्या आशय है, स्थिर विनिमय दर से क्या आशय है। तो 4 प्रश्न हैं, ये आपको 25 शब्दों में इनका उत्तर देना है, 25 शब्दों में इनका उत्तर देना है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न इनका आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में देना है, 50 शब्दों में देना है। सापेक्ष तथा निरपेक्ष बारंबारताओं में अंतर बताइए, सापेक्ष और निरपेक्ष बारंबारताओं में अंतर बताना है। आंकड़ों को इकट्ठा करना यानी कि आंकड़ों के एकत्रीकरण में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं समझाइए। आंकड़ों के एकत्रीकरण में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, आरेख के विभिन्न उपयोग लिखिए। आरेख जो होते हैं हमारे पास, दंड आरेख, ठीक है, पाई आरेख, जितने भी आरेख अर्थशास्त्र में प्रयोग करते हैं उनका उपयोग क्या होते हैं, उनके विभिन्न उपयोग क्या होते हैं। निर्धनता यानी गरीबी को दूर करने के उपायों का उल्लेख कीजिए। गरीबी को कैसे दूर किया जाएगा, इसके उपाय आपको बताना है 50 शब्दों में, यानी आधे पेज से 1 पेज में इसका उत्तर जा सकता है। छोटे छोटे 2-3 आप हेडिंग डाल के कारण लिख देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। टीचर आपको पूरे नंबर देंगे। भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर बताइए। भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर बताइए। इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए। सार्वजनिक उपक्रम से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए। और 150 शब्दों में जिनका उत्तर देना है, ये प्रश्न है हमारे पास, सारणी के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए कि सारणी कितने प्रकार की होती है। नहीं आता ये तो कर सकते हैं आप, रेखा चित्र की रचना तथा नियमों का विस्तृत वर्णन करो। रेखा चित्र की रचना तथा इनके नियमों का विस्तार से वर्णन करो। एक प्रश्न है, यहाँ पर दिए 2 हैं, ठीक है, लेकिन करना आपको एक है। 23 या 24 में से कोई एक प्रश्न हल करना है। अथवा यहाँ पर है, द्वितीयक आंकड़ों को स्पष्ट करते हुए इनके विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, इनका आप मतलब बताएंगे कि स्पष्ट करेंगे अच्छे से, और इनके विभिन्न स्रोत बताएंगे कि ये द्वितीयक आंकड़े हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 देखो, सांख्यिकी की सीमाएं बताइए। सांख्यिकी की क्या सीमाएं होती हैं बताना है। इसके बाद अगर नहीं आता तो सांख्यिकी के कार्यों की विवेचना कीजिए। सांख्यिकी के कार्य क्या होते हैं। अगला प्रश्न है, निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, कि कोई निर्धन है या निर्धन नहीं है, इस रेखा का, ये जो लाइन है, लाइन ऑफ पॉवर्टी, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ये आपको समझाना है विस्तार से। अथवा वैश्वीकरण से प्राप्तियों और कष्टों का उल्लेख कीजिए, यानी कि वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है उससे हमें क्या लाभ मिले और उससे क्या हानियां हुई, यह आपको समझाना है। वैश्वीकरण के लाभ और हानि यानी प्राप्तियों और कष्टों का उल्लेख कीजिए। व्यापार नीतियों के औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। व्यापार नीतियों के औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। नहीं आता ये वाला तो आप अथवा में एक विकल्प है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास का संक्षेप में वर्णन करो। यानी कि शुरुआत की जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी उनमें कृषि का विकास कैसे हुआ, किसका योगदान था, क्या क्या विकास हुआ कृषि में, किस तरह से विकास हुआ, कौन से महत्वपूर्ण कदम थे जिससे कृषि का विकास हुआ, पहले प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में विस्तार से वर्णन करना है। और लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 28, नई आर्थिक नीति क्या है, विस्तार से वर्णन करो। नई आर्थिक नीति क्या है, अर्थशास्त्र कक्षा 11 के स्टूडेंट, बड़ा प्रश्न, नई आर्थिक नीति क्या है, विस्तार से वर्णन करो। नहीं आता तो आर्थिक सुधार काल में औद्योगिक वस्तुओं की मांग के कम होने का कारण लिखिए। आर्थिक सुधार काल जब था तो उसमें औद्योगिक वस्तुओं की मांग कम हो गई थी, इसके क्या कारण थे, ये आपके सिलेबस में पढ़ाया गया। बाकी इसका सॉल्यूशन हम लाएंगे, उत्तर लिख के आपको दिखाएंगे। तो 1000 लाइक
और 100 कमेंट अगर आते हैं कि आपको कमेंट में लिखना है कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको कोई एक प्रश्न ही करना है, अथवा लगा है ना, या तो ये करना है या तो ये विकल्प आपको दिया जाता है। बाकी इसका आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम से MS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करो सभी मॉडल पेपर्स के लिए। कोई अगर साइंस स्ट्रीम में पढ़ता है आपका दोस्त तो उसे भी बताओ, वहाँ पर आपको साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, सामान्य हिंदी, इंग्लिश सभी के पेपर ऑलरेडी अर्धवार्षिक, वार्षिक अलग अलग कोड के आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी सभी कोड के भी पेपर आने वाले हैं। ये मॉडल पेपर होते हैं जो कि आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। कभी कभी कोड मिल जाता है तो पेपर सेम भी आ जाते हैं, लेकिन सेम नहीं भी आए तो बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको सॉल्व करके ज़रूर जाना, अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। आप ये मत बोला करो 100% यही आएगा, यही आएगा भैया, यही आएगा। आप ये मत बोला करो। ये मॉडल पेपर है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इन प्रश्नों के आने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में वही प्रश्न छपते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। बाकी 3-4 मॉडल पेपर आप अच्छे से सॉल्व करो, अपनी तैयारी अच्छी बनाओ, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।